दयानिधि मिश्र जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, सम्माननीय श्री गिरीश्वर मिश्र जी और गोष्ठी के संयोजक महोदय, और उस विशाल सारस्वत कुंभ के सभी सुधी जन जो कुंबा पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने बड़ी साधना और स्नेह के साथ बनाया था। उनका साहित्य तो विस्तृत है ही, वो उनकी सृष्टि है, लेकिन ये जो कुंबा उन्होंने बनाया देश और विदेश में विस्तृत, वो भी उनकी सृष्टि है। मैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूं। आज का यह व्याख्यान मेरे लिए श्रद्धा का विषय है, क्योंकि इससे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति जुड़ी हुई है। वे मेरे गुरु थे और मेरे लोक संबंधी अध्ययन और चिंतन को जगाने, उठाने और प्रवृत्त करने में उनकी प्रेरणा निरंतर मेरे साथ रही। उनकी स्मृति को श्रद्धामय प्रणाम। बहुत आनंद का विषय है कि पंडित जी की स्मृति की उदार छाया में हम सब लोक के वैभव पर विमर्श कर रहे हैं। श्रद्धेय श्री दयानिधि मिश्र जी ने मुझे आज्ञा की थी कि अब की बार का व्याख्यान लोक पर केंद्रित करना है। उन्होंने मुझे संकेत दिया था, उन्होंने लिखा था कि लोक की व्याप्ति कथा, कला, संस्कार और रीति रिवाजों तक विस्तृत है। इसकी भाषिक और क्षेत्रीय विविधता का सौंदर्य और दीप्ति सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करती है। इस तरह लोक का वैभव अभिव्यक्ति के रूपों में किस तरह भारतीय लोक जीवन में आकार लेता रहा है, अर्थात समाज के अनुभव जगत को रचता गढ़ता रहा है, इसे संजोने संवारने की क्या संभावनाएं और विधियां हैं, संस्कृति की सत्ता को लोक अभिमुख रूप में समझना क्यों आवश्यक है, इन प्रश्नों के आलोक में व्याख्यान होगा। और इस दृष्टि से व्याख्यान का शीर्षक लोक का वैभव, अनुभव और अभिव्यक्ति रखा जा सकता है। इन प्रश्नों को लेकर के मैं सोचता रहा हूं और कुछ बातें मैं इस सुधी समाज की सेवा में एक विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यह सच्चाई है कि मैं लोक वार्ता का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, उसका एक बहुत बहुत मामूली विद्यार्थी हूं। यह मैं किसी शिष्टाचार के नाते नहीं कह रहा हूं, ये सच कह रहा हूं कि लोकवार्ता का जो विषय है वो इतना गहरा और इतना विस्तृत है कि उसको देखते हुए मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं उसका एक विद्यार्थी हूं और अपनी बातें एक विद्यार्थी के रूप में ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी बात एक संस्मरण के साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वो इस आज के विषय से कुछ जुड़ी हुई है और इस विषय को कुछ थोड़ा सा स्पष्टता देगी। मैंने एमए किया था और एमए करने के बाद पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी
जो मेरे रिश्ते में तो थे ही, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मुझे अपने जनपद आंदोलन में दीक्षित किया। जनपद आंदोलन साहित्य में जनता और जनता के बीच साहित्य का आंदोलन था, और उनके उस मंत्र को लेकर के मैंने हाथरस जनपद के शासनीय विकास खंड के गांवों का सर्वेक्षण किया, सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया, और वह शासनीय सर्वेक्षण के रूप में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो मुझे उत्साह मिला, मेरी गति उधर हुई, और अब की बार मैंने दूसरा क्वेश्चनियर तैयार किया कि ये जो गांवों के जो लोग हैं, इनके लोक विश्वास क्या हैं, शकुन, अपशकुन, टोना, टोटका, जन्म और छठी से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कार, उनके लोक देवता, भूत प्रेत, उनकी विश्वबोध, उनकी जीवन शैली, इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैंने जो क्वेश्चनियर तैयार किया, तो मैंने वो जो सामग्री संकलित की, वो लोक शास्त्र अंक के रूप में प्रकाशित हुई। इधर पंडित जी आगरा यूनिवर्सिटी में केएमआई के डायरेक्टर होकर के पधारे हैं। तो मैं फिरोजाबाद गया हुआ था पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पास। उन्होंने टीकमगढ़ से जो मधुकर पत्रिका निकाली थी, उस मधुकर पत्रिका के कुछ अंक लेकर भेजा कि तुम पंडित जी के पास चले जाओ। उन अंकों को लेकर उन्हें अपने भी दोनों अंक भेंट किए। मेरे द्वारा भेजे गए थे, वे अंक भी उनको समर्पित किए। अब वे बहुत कुछ समझ गए, बहुत कुछ उनके मन में भावनाएं उठी, और उनसे भी बोले कि तुमने पीएचडी कर ली। मैंने कहा 1972 में मैंने पीएचडी कर ली है। तो कहा अब तुमको डीलिट करना चाहिए। तो मैंने वो रांगे राघव पर पीएचडी करी थी, तो मैंने सोचा कि इसके आगे की बात ये डीलिट के लिए करेंगे। तो वो बोले कि नहीं नहीं, तुमने ये जो लोक शास्त्र और ये शास्त्रीय सर्वेक्षण किया है, ये लोकवार्ता का काम है, और लोकवार्ता का जो विषय है आज वैश्विक बन चुका है, तुमको लोकवार्ता पर ही काम करना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मन में, कहीं मन में डिलीट होने का, अब वो और भी संकल्प बनने की दिशा में चल पड़ा। खैर, मैं उनके पास 2-3 बार आता जाता रहा, उनकी कृपा मेरे ऊपर बढ़ती रही। वो मुझसे बोले कि देखो, डिलीट का तो तुमको बाद में हम स्वीकृत विषय देंगे, पहले तुम जो है लोक वार्ता में मनुष्य और परिवेश के संबंध पर एक रिसर्च पेपर लिख करके लाओ। तुमको 3 महीने का समय देता हूं। तो मैं 3 महीने बड़ी मेहनत से पंडित जी को प्रसन्न करना है, पंडित जी को अपनी मेहनत दिखानी है, ऐसा सोच करके जो पुस्तकालय था कॉलेज का, वहां जो पुस्तकें थी वे भी और नहीं थी वे भी मंगा करके मैंने लोक साहित्य पर देशी और विदेशी जो विद्वान थे लोक साहित्य के, लोक वार्ता के,
उन सबको पढ़ा, उनके कथन मैंने उद्धृत किए, विदेशी लोगों के इस ख्याल से कि शायद पंडित जी मुझ पर अधिक प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, अधिक कृपा करेंगे, अधिक प्रसन्न होंगे। तो मैंने उन विदेशी विद्वानों के जो कथन थे लोक के संबंध में, वे भी उद्धृत किए और लगभग 20-22 पेज का शोध निबंध लेकर, उनकी से तिथि लेकर मैं उनकी सेवा में चला गया। उस समय वे बाग मुजफ्फर खां में जो विश्वविद्यालय के जो जो कोठियां हैं डायरेक्टर के लिए, उसमें रहते थे। सवेरे का समय था। उन्होंने मेरा शोध निबंध पढ़ा, बड़ी रुचि के साथ पढ़ा, मुझे देखने लगे, हंसे और उसके बाद बोले थोड़ा सा गंभीर होकर के कि तुम्हारे दिमाग में बहुत मकर जाले हैं, अपने इन मकर जालों को साफ करो। अब ये बात एकदम से मैं उदास भी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ये बात क्या हुई जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी दिमाग में बहुत मकर जाले हैं। फिर हंसने लगे, बोले समझ रहे हो मैंने तुम्हें डीलिट का विषय इसलिए सुझाया था, इसलिए मैंने तुम्हारी ये ये प्रेरणा दी थी कि तुमने उन गांवों का सर्वे किया है और तुम ये किताब पढ़ करके ये रिसर्च पेपर बना लाए, और वो विदेशी विद्वान जिन्होंने फोक के लिए समझा कि ये अर्ध शिक्षित लोगों का ज्ञान है, अशिक्षित लोगों का ज्ञान है, वनवासी लोगों का ज्ञान है, अर्ध सभ्य लोगों का ज्ञान है, जो इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं, जिनके मन में मनुष्य की वो प्रतिष्ठा नहीं है, तुम उनको पढ़ करके लोक को समझना चाहते हो। और तुम्हारे सामने तो लोक था, उस लोक का अध्ययन करने के बजाय तुमने किताबों को पढ़ा। किताबों को पढ़ करके तुम लोक को कैसे समझोगे? देखो, लोक का अध्ययन लिखित अक्षर का अध्ययन नहीं है, ये तो वाचिक परंपरा है, और वाचिक परंपरा के अध्ययन के लिए तो लोक जीवन हमारी प्रयोगशाला है, और तुम्हें तो वही लोक जीवन का अध्ययन करना है। तुम्हें अपने व्यवहार से, अपनी आंखों से, अपनी समझ से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से समझना है लोक क्या है। उनकी दृष्टि अपनी जगह है। जब तुम स्वयं लोक जीवन में जाकर के लोक को समझोगे, तब उनको पढ़ लेना, उनकी समीक्षा भी करना। लेकिन पहले तुम लोक को समझो तो सही, लोक को किताबों से मत समझो। ये तुम्हारे दिमाग में जो मकड़ जाले हैं, इन मकड़ जालों को निकाल दो, इनको साफ कर दो। और तुमने जिस प्रकार से ये शास्त्रीय सर्वेक्षण और लोक शास्त्र का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से तुम पुनः प्रश्न पत्र बनाओ, प्रश्नावली बनाओ, परीक्षा पत्र बनाओ, क्वेश्चनियर बनाओ, और दोबारा जाओ और दोबारा जाकर के फिर से उसी प्रकार से सामग्री संकलन करो। और फिर अब उनका जो ये दृष्टिकोण था, ये एक तरीके से आंखें खोलने वाला था कि लोक साहित्य या लोक वार्ता का अध्ययन किताबों से नहीं हो सकता है। सच्चाई तो ये है कि वे लिखित अक्षर से बाहर आने की बात कह रहे थे, वाचिक परंपरा की बात कर रहे थे। लिखित अक्षर एक जगह है, लेकिन हम जब वाचिक परंपरा में जाएंगे तो देखेंगे कि भाषा कहाँ रहती है। भाषा किताबों में नहीं रहती है, भाषा तो लोक जीवन में रहती है और बहती है। भाषा का अध्ययन करना है, किताबों का अध्ययन नहीं करना, जीवन का अध्ययन करना है। क्योंकि भाषा
लोक में है। संस्कृति का अध्ययन कैसे करोगे? संस्कृति का अध्ययन जीवन में करना है, क्योंकि संस्कृति जीवन में रहती है, किताबों में नहीं रहती है, और वो बहती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, निरंतर चल रही है। भाषा भी बह रही है, संस्कृति भी बह रही है, और तुमको उस प्रवाह के साथ अपने को जोड़ना है। लोक का अध्ययन तो तुम ऐसे कर सकोगे। और सच्चाई ये है कि जब मैं पंडित विद्यानिवास मिश्र को देखता हूं, उनके साहित्य को देखता हूं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे तो शास्त्र के ऋषिकल्प पंडित हैं, ऋषिकल्प पंडित हैं, लेकिन उनकी दृष्टि लोक की दृष्टि है। आप गंभीर से गंभीर शास्त्र पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन लोक उनके साथ है। हर जगह उन्होंने लोक को अपने साथ ही रखा है। उन्होंने संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य परंपरा की समीक्षा की। उसे हम लोक तात्विक समीक्षा भी कह सकते हैं। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोक मंगल को साहित्य की कसौटी के रूप में स्वीकार किया, प्रतिष्ठित किया। उन्होंने दृढ़ मत दिया कि कोई राजनीतिक मतवाद साहित्य की कसौटी नहीं हो सकती। संकेत में ही कह रहा हूं, पंडित जी की साहित्य की चिंता लोक जीवन की चिंता है। लोक वैभव, लोक का अनुभव और लोक की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में सर्वत्र उपस्थित है। पंडित जी ने प्रतिपादन किया है कि भारतीय शास्त्र परंपरा की दृष्टि लोकोन्मुखी है। पंडित जी का कथन है कि संस्कृत ने लोक व्यवहार को इतना आदर दिया कि उसने प्राकृत कविता से लिया, अपभ्रंश गीति से लिया, प्राचीन तमिल कविता से लिया। लोक व्यवहार पर आधारित हजारों लौकिक न्याय प्रचलित है, जैसे स्थाली पुराकर न्याय, बटलोई से चावल के 2 दाने निकालकर पूरे चावल की परीक्षा जैसे होती है, वैसे ही 2 एक बानगी लेने से पूरी स्थिति का परिज्ञान हो जाता है। पाणिनि ने ऐसे न जाने कितने लोक व्यवहार के अनुभवों को अंकित करते हुए उसमें प्रचलित मुहावरों का विश्लेषण किया। संस्कृत के दर्शन शास्त्र भी लौकिक उदाहरणों से अपनी बात हृदयंगम करते हैं। दर्शन शास्त्र की पोथियों में कुम्हार और चुलाहे के हस्त कौशल के जो उदाहरण हैं, जो बिंब हैं, वे भरे पड़े हैं। अब यह दृष्टि जो है वे मुझे दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि लोक के लिए क्या करना चाहिए। अब एक उदाहरण मैं और आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहूंगा। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल का जो काम है वो है पाणिनि कालीन भारतवर्ष पर काम, और अष्टाध्यायी का उन्होंने अध्ययन किया। अष्टाध्यायी ही उनके अनुसंधान का विषय था, अनुसंधान का केंद्र था। लेकिन उसमें उन्होंने देखा, उन सूत्रों में उन्होंने देखा, वो शब्द एकत्र किए जिनके द्वारा उन्होंने पूरा का पूरा एक चित्र प्रस्तुत कर दिया भारत के लोक जीवन का, पाणिनि कालीन भारतवर्ष। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि पाणिनि ने भाषा का चिंतन किया, भाषा के चिंतक थे, महामनीषी थे, लेकिन वे लोक जीवन के दृष्टा पहले थे। भाषा को उन्होंने अध्ययन जो किया वो लोक के माध्यम से किया। यह आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक पाणिनि कालीन भारतवर्ष में प्रस्तुत की। तो पंडित जी का जो सिद्धांत था, सर्वम सर्वेन भावितम, सब कुछ से जुड़ा हुआ है। भाषा संस्कृति से जुड़ी है, भाषा संस्कृति से जुड़ी हुई है, और संस्कृति जीवन से जुड़ा हुआ है, और जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इनमें से कोई भी किसी से विच्छिन्न नहीं है। इसलिए हर जगह पर उन्होंने जहां भी लिखा बड़े दमदार शब्दों में लिखा, अविच्छिन्नता,
और निरंतरता, यह उनकी दृष्टि थी। अविच्छिन्नता और निरंतरता, निरंतर प्रवाह हो रहा है। चाहे आप भाषा की बात करें, चाहे आप संस्कृत की बात करें, चाहे आप काव्यशास्त्र की बात करें, वो निरंतरता है, आगे बढ़ रहा है। और अविच्छिन्नता माने कोई भी समाज दूसरे समाज से विच्छिन्न नहीं है, और मनुष्य स्वयं मनुष्य प्रकृति से विच्छिन्न नहीं है। इस प्रकार से ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द उन्होंने बार बार उनके बीज रूप में उन्होंने बार बार उन्होंने मुझे समझाया, अविच्छिन्नता और निरंतरता। और वो बात मैं अपने मन में हमेशा रखता हूं, और कोई भी विषय जब आता है तो ये दो चीजें मेरे सामने तुरंत निकल आती हैं, अविच्छिन्नता और निरंतरता। लोक जीवन समष्टि जीवन है। उन्होंने तो वैसे बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है, आगे कुछ प्रस्तुत करूंगा भी। लेकिन पंडित जी ने एक शब्द कहा, वैसे उन्होंने बहुत अनेक प्रकार से लोक शब्द को लेकर के कितना व्याख्यान किया है, लेकिन एक सूत्र भी दिया, जन समष्टि। जन समष्टि एक सूत्र भी दिया। तो लोक जीवन समष्टि जीवन है, और लोक का अनुभव समष्टि जीवन का अनुभव है। यो तो व्यक्ति का अनुभव भी अनुभव ही होता है, किंतु जब व्यक्ति का अहंकार पिघल जाता है, जब व्यक्ति सर्व चेतना से अभिभूत हो जाता है, अथवा यूं कहें कि व्यक्ति की तरह घुल जाता है और आता है, कर्तृत्व चेतना का लोप हो जाता है, तब जब वह अनुभव तेरा मेरा इसका उसका सबका अनुभव बन जाता है, तब उसे समष्टि अनुभव कहते हैं। वह लोक अनुभव है। व्यक्ति समष्टि में ही समाया हुआ है, समष्टि से ओतप्रोत है, इसलिए यह समष्टि प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, बहती रहती है। लोक वार्ता शास्त्र इसे फोकलोरिक प्रोसेस कहते हैं। समष्टि प्रक्रिया, जितना विस्तार मनुष्य के मन और मनुष्य के जीवन का है, लोक के अनुभव का विस्तार भी उतना ही व्यापक और विस्तृत है। इस अनुभव और अभिव्यक्ति के समस्त विस्तार को लोक जीवन के अध्येता लोक वार्ता कहते हैं। यही बात हम अभिव्यक्ति के संबंध में भी कह सकते हैं। व्यक्ति की संवेदना जब समष्टि की संवेदना बन जाती है, व्यक्ति का बिंब जब समष्टि का बिंब बन जाता है, तभी वह शब्द के रूप में अवतरित होता है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। जब यह अभिव्यक्ति शब्दार्थमय होती है, तब उसे लोक भाषा और लोक साहित्य कहते हैं। जब यह अभिव्यक्ति रंग और रेखाओं में होती है, तब उसे लोक चित्र रूप में जाना समझा जाता है। जब यह अभिव्यक्ति अंग भंगिमा और मुद्राओं में होती है, तब उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। जब यह अभिव्यक्ति स्वर और वाद्य के साथ होती है, तब वह लोक संगीत है। मिथक और प्रतीक लोक अभिव्यक्ति के बड़े महत्वपूर्ण रूप हैं। इस प्रकार लोक वार्ता के अंतर्गत लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्ति, कहनावत, लोरी, लोक कला, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक मंच, लोक शास्त्र, लोक विश्वास, रीति रिवाज, लोकाचार, लोकानुष्ठान इत्यादि सबका समावेश हो जाता है। प्रत्येक घटना लोक जीवन की धरती पर ही तो घटित होती है। घटित की अभिव्यक्ति संवाद में होती है, घटित की अभिव्यक्ति संवाद में होती है, और संवाद किस्सा बनता है। किस्सा छनकर कहानी बनती है, कहानी गाथा में समा जाती है। जैसे क्षण प्रहर में समा जाता है, प्रहर अहोरात्र में, और अहोरात्र वर्ष में, मास में, पक्ष में, वर्ष में समा जाता है। आज की घटना कल में समा जाती है। दिन वर्ष बनते हैं, वर्ष युग बनते हैं, युग कल्प कल्पांतर बन जाते हैं, छोटा वृत्त बड़े वृत्त में अंतर्भुक्त हो जाता है। गाथा पुराण बनती है, पुराण मिथक के रूप में लोक चेतना का अंश बन जाती है। मनुष्य की स्मृति
सशक्त सत्ता न होती तो कोई सवाल ही न उठता, किंतु स्मृति की सत्ता इतनी व्यापक है कि स्मृति रूपेण संस्थिता। मिथक केवल धरती पर घटित घटना की याद नहीं है, धरती पर घटित घटना की प्रभाव और प्रतिक्रिया में जो कुछ व्यष्टि मन और समष्टि मन में घटित हुआ, उसकी भी यादों का सूत्र है। भाषा का विकास लोक जीवन में होता है, उसी प्रकार मिथक तथा लोक वार्ता का विकास भी लोक जीवन में होता है। भाषा अपौरुषेय है, मिथक और लोक वार्ता भी अपौरुषेय है। अर्थात कोई नहीं बता सकता कि किसने भाषा बनाई, किसने उसमें परिवर्तन किया। इसी प्रकार लोक वार्ता और मिथक की रचना किसने की और किसने विकास किया, यह भी कोई नहीं बतला सकता। जैसे भाषा परंपरागत होती है, उसी प्रकार मिथक तथा लोक वार्ता भी परंपरागत है। जैसे जीवन प्रवाह में भाषा में परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार जीवन के प्रवाह में मिथक तथा लोक वार्ता में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे भाषा का अध्ययन तुलनात्मक, विकासात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक प्रणालियों से करते हैं, वैसे ही मिथक और लोक वार्ता का अध्ययन भी इन्हीं प्रणालियों से किया जाता है। जैसे भाषा में शब्द और वाक्य की रचना, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान होते हैं, उसी प्रकार मिथक में होता है, आदिबिंब के टाइप होता है। भाषा विज्ञान की सीमा वैखरी वाणी तक ही है, किंतु लोक वार्ता मिथक को मध्यमा पश्यंती तथा परावाक तक ले जाती है, परावाक की यात्रा कराती है। अब शब्द के तद्भवीकरण की पूरी प्रक्रिया लोक जीवन में ही चलती है। आत्म शब्द है संस्कृत में, आत्म शब्द पाली में अप बना, प्राकृत में अप बना, अपदीपो भव, अपदीपो भव बाद में आप के रूप में बना, और वह हमारी शिष्ट भाषा में, हम पर निश्चित भाषा में हमने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है, लोक जीवन में भाषा चलती है, लोक के प्रत्यक्ष मुहावरों का उद्भव और विकास होता है, देशर शब्दों का जन्म होता है, लोक जीवन में ही होता है। अब लोक की भाषा की कैसी जीवंतता है कि जैसे हम परिनिश्चित भाषा में कहेंगे गर्म पानी है, ये गर्म पानी कितना गर्म है, कैसा गर्म है। अब देखिएगा लोक जीवन में हम कहते हैं चरचरो पानी, भभकतो पानी, गुनगुनो पानी, फुकतो, सुहातो, ठंडे पानी के लिए कंटान पानी, गरंत पानी। अब इतनी जो अभिव्यक्ति की जो छवियां हैं, हम लोक में देखते हैं किस प्रकार से लोग छोटी से छोटी छवि को एक आकार देता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है, उसके लिए एक नया शब्द गढ़ लेता है। झगड़े के लिए हमारे पास कितने शब्द हैं, धक्का मुक्की हुई कि कहा सुनी हुई, कि ले ले दे दे हुई, या चेचम चेचा हुई, हाथापाई हुई, बाज गई, फौजदारी, लठा लठी, गटापटी, तकरार, मनशाल, महाभारत, जूझ गए, पमाड़ो। अब झगड़े के लिए इतने विभिन्न जो बिंब हैं, ये लोक भाषा के पास हैं। लोक भाषा किस प्रकार से अभिव्यक्ति का विधान करती है, अभिव्यक्ति। अब नींद है, औंघा, घंगेला, झपकी, घेर घुट और कुंभकर्णी निद्रा। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा प्रयोग के संबंध में दो सूत्र, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा प्रयोग के लिए दो सूत्र दिए हैं। लोकता प्रमाणम, लोक विज्ञानाच सिद्धम। भाषा किताब में नहीं, लोक जीवन में रहती है। इसी प्रकार संस्कृति भी किताब में नहीं, लोक जीवन में रहती है। और ये जो दोनों सूत्र हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार में सिद्ध है। लोक वार्ता लोक जीवन का परिवेश बन जाती है। वो जो अनुभव है, वो जो अभिव्यक्ति है, वो उसका परिवेश बन जाता है, और इसी परिवेश में मनुष्य का जन्म होता है।
अब जन्म होता है तो किस प्रकार से लोग उसमें अपना अभिनिवेश करता है कि उसका नामकरण होता है। जब नामकरण होता है तो किसी का नाम सुब्रमण्यम है, कोई राधा कृष्णन है, कोई सीताराम है, कोई इंद्रनाथ है, कोई आशुतोष है, कोई मधुवन दत्त है, कोई मधुसूदन है, कोई पृथ्वीधरन है, कोई नरसिंगम है, कोई पार्थ सारथी है, कोई मुरलीधरन है, कोई वेंकट रमन है, कोई शिवशंकर है, कोई दुर्गा प्रसाद है, कोई जगदीश्वर है। अब ये नाम क्या है? तो वो जो लोक संस्कृति है वो अपना अभिनिवेश कर रही है, वहीं से लोक वार्ता और लोक संस्कृति उस व्यक्ति के मन में अपना अभिनिवेश, अपनी प्रतिष्ठा कर ले जाती है। ये नामकरण लोक विश्वास और लोक आस्था की अभिव्यक्ति है और मथुकों का पुनः सृजन है। लोक जीवन किताबों में विश्वास नहीं करता, वो स्वयं मिथक का पुनः सृजन निरंतर करता चलता रहता है। इस प्रकार से बार बार शिव आ जाते हैं, बार बार राम आ जाते हैं, बार बार कृष्ण आ जाते हैं। यह लोकमानस की प्रवृत्ति है। इस प्रकार उसका पूरा जीवन लोकमय है और जीवन के बाद वो इसी लोकमय परिवेश में समा जाता है। इसलिए लोक जीवन का प्रत्येक सदस्य अपने परिवेश की लोकवार्ता से ओतप्रोत होता है। जब वो चलता है तब उसके साथ लोकवार्ता भी चलती है, लोक संस्कृति भी चलती है। एक जनपद से दूसरे जनपद में जाता है तो संस्कृति दूसरे जनपद में चली जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसकी संस्कृति भी दूसरे प्रदेश में पहुंच जाती है और जब वो एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसकी लोक संस्कृति भी दूसरे देश में चली जाती है। मॉरिशस इसका उदाहरण है। लोकवार्ता जब काल में संक्रमण करती है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतरती है। इस प्रकार लोकवार्ता देश और काल दोनों में गतिशील रहती है, परिवेश के अनुसार निरंतर कायाकल्प करती है, बदलती है, किंतु निरंतरता बनी रहती है, अविच्छिन्नता बनी रहती है। पंडित जी के दो सूत्र, अविच्छिन्नता और निरंतरता। अब जैसा कि प्रश्न श्रद्धेय दयानिधि जी ने मुझे दिया था कि किस प्रकार से लोक अनुभव समाज का अनुभव बनता है, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं चल रहा हूं। लोक वार्ता का विश्वविद्यालय सामाजिक विवेक की प्रतिष्ठा करता है, प्रेम और करुणा जैसे स्थायी भाव जगाता है, मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, अच्छे बुरे हित अहित का विवेक स्थापित करता है। लोक वार्ता लोक मन को बचपन से ही न्याय के लिए प्रशिक्षित करती है। कौवा चिड़िया से दाना छीन कर ले गया तो लोक कथा की चींटी चुप नहीं बैठी, वो न्याय की गुहार करने बिल्ली, सांप, नदी, हवा, सूरज, राजा, रानी, बढ़ई, लोहार और न जाने किस किस के पास भटकी, किंतु वह अंत में दाना लेकर ही मानी। पत्ते भर भात की शर्त पर जब शोषण की शक्ति ने इमली की पत्ती पर भात देकर चाकर के नाक कान काट लिए, तब चाकर का भाई आया और केले के पत्ते पर भात मांगकर शर्त के अनुसार शोषण की शक्ति के नाक कान काट लिए। लोकवार्ता की लोकतंत्र में राजा भोज फकीर के दरवाजे पर खड़े होकर याचना करता है। माघ जैसा पंडित निरक्षर बुढ़िया के तर्कों की आगे निरुत्तर हो जाता है। लोकवार्ता का लोकतंत्र राजमहल में रहने वाले और गांव की झोंपड़ी रहने वाली इंसान को एक ही तराजू से तोलता है। जब प्रजा के लोग सो जाते हैं तब लोकवार्ता के लोकतंत्र का राजा वेश बदलकर राजा प्रजा के दुख सुख की खबर लेने नगर में घूमता है। मानव अधिकार की बात लोकवार्ता के लिए नई नहीं। लोकवार्ता से बड़ा सत्य और न्याय का पक्षधर व्याख्याता और कौन हो सकता है। जीव मात्र के प्रति करुण भाव की प्रतिष्ठा इसी लोक अनुभव का काम है, इसी लोक अभिव्यक्ति का काम है। लोकवार्ता सामूहिक जीवन की याद है। चंद्रावली के डोले को जालिम लाल सिपाही ने घेर लिया तो आकाश की चिड़िया ने उसके ससुराल और पीहर में खबर कर दी। पिता, भाई, पति, ससुर जब जालिम के सामने विवश हो जाते हैं तब चंद्रावली अपने को सत पर न्यौछावर कर दी। हवाएं आज भी चंद्रावली का गीत गा रही हैं। अरे सत्ता के मद में अंधे आदमी, तू आत्मा को कभी भी नहीं जीत सकेगा। इतिहास में तू हर बार हारा है और हार तथा हार केवल हार ही तेरी।
आचार्य नामवर सिंह भी कहते हैं लोकगीत, माँ मेरी लोकगीत बहुत अच्छे से गाती थी। नामवर सिंह जी कह रहे हैं, मैं चमत्कृत होकर सुनता रहता था। लोकगीत की लय मेरी नस नस में दौड़ने लगती। माँ से लोकगीत सुन सुनकर छंद लय ताल मेरे मन में बैठ गई। माँ लोक कथाएं भी सुनाती, अचरज भरी लोक कथाएं जिनका वास्ता सबसे होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती वह विरासत हर माँ के पास होती थी। मेरी भीतर बसे लोकगीत में माँ खुशबू की तरह रची बसी है। जीवन का रस, लोकगीतों का लालित्य, लोकगीतों की अद्भुत पंक्तियों में छिपा जीवन, उन धुनों का सौंदर्य माँ से ही जाना। जब मेरा भाई पैदा हुआ तब माँ भोजपुरी का लोकगीत गाती थी। निमिया रे करवाइन तबो शीतल छा, भैया रे बेगाना तबो दाहिन बाह। अब एक प्रश्न मेरे लिए जो श्रद्धेय मिश्र जी ने, दयानंद जी मिश्र जी ने दिया, तो लोक संस्कृति के अध्ययन के लिए लोकोन्मुखी दृष्टि आवश्यक क्यों है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ही। विद्यानिवास मिश्र पंडित जी जो कहते हैं कि उनकी समग्र साहित्य में लोक दृष्टि व्याप्त है। उनका जीवन ही जैसे लोक रस में डूबा था। उनके मन में लोक के ही विचार घुमड़ते थे। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने पश्चिम की उस दृष्टि को अस्वीकार किया जिसमें फोक को एक भिन्न और संकुचित धारा माना गया था। विद्यानिवास मिश्र कहते हैं, लोक का स्वर जिस राग को गुंजरित करता है वो संस्कृति का मर्मभूत राग है, वो शाश्वत है, वो शिव है। विद्यानिवास मिश्र जी ने लोक साहित्य में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की स्वर को सुना, विषमता के प्रति गहरे व्यंग को रेखांकित किया और जातीय जीवन में प्रेम, न्याय, त्याग जैसे आदर्श और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा को देखा। भारत ही नहीं, उन्होंने कहा, दृढ़ता के साथ कहा, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो सही परिवर्तन होगा उसकी शक्ति हमें लोक संस्कृति से ही प्राप्त होगी। पंडित जी ने लिखा है, लोक और शास्त्र। अब लोक और शास्त्र, तो शास्त्र का अध्ययन लोकोन्मुखी कैसे आवश्यक है? कारण यहां मैं एक कथन उद्धृत करना चाहूंगा आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल का। वे कहते हैं कि लोक और शास्त्र में वह संबंध है जो संबंध समुद्र और मेघ में है। समुद्र ठीक है, वो खारा पानी है, लेकिन जब वो भाप बनता है, जब वो बादल बनता है, तो अमृत जल से सबको सींचता है, खेती इत्यादि। और वो अमृत जल सबके लिए सुलभ होता है मेघ के द्वारा। अंत में वो नदियों में बहता हुआ जल फिर समुद्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से समुद्र का जल मेघ बनता है और मेघ पुनः समुद्र में आ जाता है। लोक से शास्त्र और शास्त्र से लोक, ये निरंतर प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो संस्कृति का विकास जो होता है तो वो शास्त्र और लोक की अनंतानंत प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति का विकास केवल मेधावी करता है, नहीं, मेधावी भी करता है, लोकमन भी करता है। और दोनों का जो आदान प्रदान, दोनों की जो निरंतरता है वो सदा बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए संस्कृति का अध्ययन लोकोन्मुखी क्यों आवश्यक है, इसका मैं एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। राधा। अब राधा, भागवत में राधा का नाम भी संकेत में है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। बस इससे अधिक राधा का और कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इस राधा का जो उत्स है वो लोकायत है। यदि लोकायत उत्स को हम न समझे, लोक का विश्लेषण न करें, तो राधा का पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित नहीं होगा। और राधा हमारी संस्कृति में कितने गहरे पैठी हुई है। अभी सम्माननीय नर्मदेश्वर उपाध्याय जी
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी गीत गोविंद की बात कर रहे थे, राधा की बात कर रहे थे। अब राधा का उस बिना लोक में ढूंढे, बिना लोक में खेजे उसका पूरा चित्र कैसे उपस्थित होगा? तो राधा का उस लोकायत है। आधे श्लोक में एक स्पष्ट सा संकेत मात्र है, जबकि भारत के विभिन्न जनपदों के लोक साहित्य में राधा की प्रेम कथा का अछोर विस्तार है। संसार में लोकगीत परंपरा की इतनी उदात्त, इतनी सूक्ष्म, इतनी शास्त्रीय और तात्विक व्याख्या उदाहरण शायद ही मिल सके। जैसी व्याख्या और जैसी स्वीकृति गोप गीतों की नायिका राधा और उसकी रासलीला की। लोकायत उत्सव है, लोक जीवन से आई। राधा के लोकायत उत्सव को लेकर मनीषियों ने कितना लिखा है। राधा का लोकायत उत्सव एक और संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं का विशाल साहित्य है, जिसमें राधा ग्वालिनी है, गोप सुधा है, गुजरी है, अहीर है, ब्रजबधू है, ग्राम्या है, आभिरेंद्र तनया है। कहीं वो गाय का दूध दोह रही है तो कहीं पनघट पर पानी भर रही है, गोबर पात रही है तो कहीं दही बेचने जा रही है, घोष निवासिनी है। श्री रूप गोस्वामी के उज्जवल नीलमणि में ऐसे कितने ही चित्र हैं। लोक साहित्य का महत्व हम तभी समझ सकते हैं जब शास्त्र और लोक के इस निरंतर आदान प्रदान को समझ सके। यह लोक और शास्त्र के अंतरावलंबन का एक उदाहरण है। अच्छा, अब आप ब्रह्म सूत्र की बात ले लीजिएगा। अब लीला को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक जब तक कि लोक का आसरा न ले। स्वयं व्यास कहते हैं लोकवत् लीला कैवल्यम। शास्त्रवत नहीं कहा उन्होंने लोकवत कहा। लोकवत् लीला कैवल्यम, कि लीला लोकवत है, इसे इतिहास मत समझ लेना। अलौकिक को लौकिक के द्वारा समझने का प्रयास, अलौकिक को लौकिक के द्वारा समझने का प्रयास, अज्ञात को ज्ञात बिंबों से ही तो हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अज्ञात को ज्ञात, अलौकिक को लोक के द्वारा समझेंगे। लीला इतिहास की घटना नहीं है, इतिहास की घटना देश काल से आबद्ध होती है और लीला देश काल से निर्बंध है। इतिहास की घटना और लीला में अंतर है कि इतिहास की घटना देश और काल से आबद्ध है, देश और काल में बंधी हुई है, जबकि लीला देश और काल से निर्बंध मुक्त है। अब और भी उदाहरण लोक संस्कृति को समझने के लिए। भागवत भारत के लोक जीवन का, लोक संस्कृति का एक वेगवान और निरंतर प्रवाह है। ऐसा प्रवाह जिसने पूरे देश के जनमानस को आप्लावित किया है। लेकिन भागवत में जिन कथाओं का संकलन है वे भारत के लोक जीवन की वाचिक परंपरा में उस समय भी थी और आज भी उनका प्रवाह अविच्छिन्न है। अजा मील गीध व्याध अदल बदल करके हम आज भी भिन्न भिन्न रूपों में हम उनको सुन सकते हैं। कहते हैं वेद व्यास महाभारत लिखने के बाद बहुत बेचैन रहने लगे थे। एक दिन नारद आए, संवाद हुआ। नारद ने भागवत की रचना की प्रेरणा दी। अब भागवत का जो मूल स्वर है, मनुष्यता का स्वर है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुक्कसा आधीर कंका यमुना कसादय ये निये पापस्तपाद आश्रयात शुद्धंत तस्मयी प्रभ विष्णु विनम। अब इस बात को लेकर के आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ की जो भूमिका लिखी है उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि भारतवर्ष में 3 सांस्कृतिक क्रांतियां हुई और एक सांस्कृतिक क्रांति वो जो निषाद का लोक जीवन और वैदिक जीवन के समन्वय की थी, और दूसरी जो क्रांति थी वो महायान और भागवत धर्म के समन्वय की थी, और तीसरी क्रांति भक्ति आंदोलन की थी। और ये तीनों को आप देखिएगा, तीनों क्या है? लोक जीवन का उद्वेलन है। लोक जीवन का उद्वेलन, लोक जीवन किस प्रकार से समन्वय की धारा में काम करता है, इस बात को लेकर के पंडित जी ने कई लेख लिखे हैं, कई ऐसे निबंध उन्होंने लिखे हैं। आप सूरदासी के लिए आप ले लीजिएगा तो अब आप देखिएगा कि जो उद्धव है वो तो बुद्धिजीवियों में बुद्धि सत्तम, उनको तो बुद्धि सत्तम कहा गया है। बुद्धिमानों में अग्रगण्य वेद वेदांत के पंडित थे।
और उधर गोपी हैं, वो कहती हैं हम तो निपट अहीर बाबरी अवला मत अति थोरी। एक तरफ शास्त्र है, दूसरी तरफ लोक है। उद्धव है शास्त्र रूप है, गोपियां हैं वो लोक रूप है। लेकिन गोपी कहती हैं ऊधो बंध्यो ज्ञान पोथी को। पोथी का बड़ा महत्व है, पुस्तक का बड़ा महत्व है, लिखित अक्षर का बड़ा महत्व है, शास्त्र का बड़ा महत्व है। लेकिन उद्धव बंध्यो ज्ञान पोथी को, ग्रंथ है ना तो पहले से ही बंधा हुआ है, ग्रंथ नाम ही उसका ग्रंथ है, उसका गांठ लगी हुई है तो बंधा हुआ है। ऊधो बंध्यो ज्ञान पोथी को, अरे जीवन निर्बंध है और ये तुम्हारा ज्ञान बंधा हुआ है। अब लोक और शास्त्र का यह संवाद, उद्धव और गोपी का जो संवाद है, ये तो शास्त्र और लोक का संवाद है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक संस्कृति की दिशा व्यष्टि से समष्टि की ओर है, शास्त्र से लोक की ओर है, विशेष से सामान्य की ओर है, सत्ता से जन की ओर है। संस्कृति को समझने के लिए लोक वार्ता के अध्ययन के बिना कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जनपदीय भारतवर्ष का साक्षात्कार करना होगा। जो लोग समझते हैं संस्कृति की रचना आचार्य मानस या शास्त्र मानस करता है, वे लोक की भूमिका नहीं देख पाते, क्योंकि लोक निर्गुण ब्रह्म की तरफ व्याप्त होता है। सर्व को कोई कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है? एक को देखा जा सकता है, बहुत को देखा जा सकता है, लेकिन सर्व को कैसे दिखेगा? सर्व में तो वो स्वयं है ना, वो अदृश्य रहकर ही युग की रचना करता है। भवन दिखता है लेकिन भवन की बुनियाद तो नहीं दिखती है। पंडित जी ने स्पष्ट किया है कि अध्यात्म भारत के लोक जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन यह अध्यात्म रूपहीन, गंधहीन, शब्दहीन नहीं है। जो अध्यात्म लोक व्यवहार से जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म लोक में ओतप्रोत नहीं है, ऐसा अध्यात्म लोक में स्वीकृत नहीं हुआ। गीता में स्वभाव को ही अध्यात्म कहा गया है। पंडित जी कह रहे हैं आदमी की आदमियत ही उसका स्वभाव है, स्वभावोध्यात्म उच्चते, वही अध्यात्म। इससे जुड़ा समस्त भौतिक परिवेश, समस्त आधदैविक विश्वास, इन सब का निचुड़ा हुआ सत्य है आदमी का साहचर्य भाव। लोक जीवन में अध्यात्म सहभागिता और साझेदारी के रूप में है। गांव के लोग तीर्थ यात्रा के लिए चलते थे तो घर घर से अक्षर आते थे कि ये हमारी ओर से भी ले जाओ। पूरा गांव इन अक्षतों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करता था। जब कोई पैदल तीर्थ यात्रा करके आता था तो उसके पैर पखारने के लिए पूरा गांव जुट जाता था। लोक जीवन का आध्यात्मिक अनुभव इस अपनेपन में है, इस सौमनस्य में है। लोक जीवन का आध्यात्म मनुष्य संबंधों की सघनता में है। आध्यात्मिक अनुभव ही तो है कि दूसरे के सुख में सुख मिलता है, दूसरा अपना बन जाता है, भेद नहीं रहता। यह लोक जीवन का आध्यात्मिक अनुभव ही तो है कि वह पूरी सृष्टि को अपने रिश्तों में बांध लेता है। गंगा जमुना मां बन जाती है, धरती माता और आकाश पिता बन जाता है। चंदा मामा कटोरी में दूध बताशा लेकर के चला आता है। बिरवा पुत्र है और बरगद पीपल दादा बाबा बन जाते हैं। फुर से उड़ने वाली चिड़ैया बेटी जैसी लगती है, हंस और तोता उसके संदेश लेकर जाते हैं। वर्षा के दिनों में गीतों की लोक नायिका कहती है तनिक चलो हे पुरवा बहन, हमें वर्षा की चाह। तनिक चलो हे पुरवा बहन, वो उस पुरवा हवा को वो बहन करके संबोधित करती है, उसमें बहन का भाव मानती है। क्यों? कि उसे वर्षा की आस लग रही है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने मानुष भाव को लोक के अमित वैभव के रूप में पहचाना था। मानुष भाव जो प्यार पर बल देता है, रिश्तों का विस्तार करता है, जो भीतर ही भीतर सबको जोड़ता है और जोड़ता ही रहता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को, एक चेतना से दूसरी चेतना को, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को जोड़ता रहता है। यह मानुष भाव, लोक संस्कृति का यह मानुष भाव घेरता नहीं है, मनुष्य के असीम विस्तार का द्वार खुलता है। लोक का वैभव, लोक का ऐश्वर्य, विभुता, ऐश्वर्य, लोक की सत्ता, अपराजेय सत्ता। संसार में लोकतंत्र के सूत्रपात
और लोक वार्ता के अध्ययन के बीच एक निश्चित संबंध सूत्र है। दूसरे महायुद्ध के बाद संसार ने पहचान लिया था कि संप्रभुता का स्रोत राज सिंहासन या राज मुकुट नहीं है। संप्रभुता का स्रोत सामान्य जन, समष्टि जन है। और इस प्रकार से लोकतंत्र के रूप में लोक शक्ति का आविर्भाव हुआ। भले ही उसके दमन के प्रयास चलते हैं, लेकिन वो लोक शक्ति अपराजेय है। गहराई से सोच लेने की बात है कि यह लोकतंत्र किसी दिन आसमान से नहीं टपक पड़ा था। यह लोकतंत्र किसी सुल्तान या बादशाह ने बख्शीश में नहीं दे दिया था। यह लोक के उद्वेलन का परिणाम है। यह लोकतंत्र लोक जीवन के युग युगीन संघर्ष का परिणाम है। लोकमानस की स्वीकार्यता, वो अस्वीकार कर दे तो सम्राटों के सिंहासन हिल जाते हैं। मनुष्य के इतिहास पर नजर डालिए। क्रूर आक्रांताओं ने, निर्दय सम्राटों या बादशाहों ने, देशी विदेशी शासकों और राजाओं ने, अहंकार के मद में डूबे सामंतों ने लोक जीवन पर कौन कौन से अत्याचार नहीं किए। लोक संस्कृति, लोक आस्था और लोक विश्वास को कुचलने में क्या कसर छोड़ी थी। किंतु यह लोक की अपराजेय शक्ति ही तो है कि वे प्रहार और अत्याचार करने वाले इतिहास के मलबे में दब गए, खाद बन गए और लोक की सत्ता ने आज लोकतंत्र का रूप धारण कर लिया। लोक वार्ता का अध्ययन करने वाले समझ सकते हैं कि लोक चेतना सहस्राब्दियों से विकसित होती रही है। यह समष्टि चेतना विस्तार लेती रही है। निरंकुश राजाओं को भय रहता था, लोकोयम किम वदिष्यति, यह लोक क्या कहेगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहकर जिसकी सत्ता को परिभाषित किया गया है, वह लोक का यही वैभव, यही ऐश्वर्य। संविधान लोकतंत्र का शरीर है, आत्मा लोक चेतना है। लोक चेतना जिसका न आयात हो सकता है और न निर्यात। लोकतंत्र और लोक वार्ता दोनों समानता के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। लोक दृष्टि समानता के सिद्धांत से ओतप्रोत है। वो झोंपड़ी और महल में अंतर नहीं करती है। लोकमानस लोकतंत्र के दर्शन का विश्वासी है और लोक दर्शन है सबके भले में भला, सबके भले में हमारा भला। लोकतंत्र के प्रभात में लोक सत्ता का मंगलाचरण करते हुए 7 सितंबर 1947 को ब्रज साहित्य मंडल के तत्वावधान में आयोजित लोक संस्कृति प्रशिक्षण शिविर में आचार्य वासुदेव अग्रवाल ने कहा था, यह लोक, जनता ही हमारे उदीयमान राष्ट्र की महती देवता है। जनता ही हमारे उदीयमान राष्ट्र की महती देवता है। हमारे सब आयोजनों के मूल में और सभी विचारों के केंद्र में जनता ही प्रतिष्ठित है। यह सत्य जनपदीय दृष्टिकोण का मेरुदंड है। जनता के जीवन के साथ हमारी सहानुभूति जितनी दृढ़ होगी, उतना ही अधिक हम जनपदों को जान सकेंगे। खुली हुई किताब के समान जनपदों का जीवन हमारे चारों ओर फैला हुआ है। पास गांव और दूर देहात में बसने वाला जन इन रहस्यमयी पुस्तकों का एक एक पृष्ठ है। यदि हम अपने आप को इस लिपि से परिचित कर लें, जिस लिपि में जनपदों और गांवों की अकथ कहानी धरती और आकाश के बीच में लिखी हुई है, तो हम सहज ही जनपदीय जीवन की महिमा में कथा को पढ़ सकते हैं। भारत की आत्मा का साक्षात करने का एकमात्र यही उपाय। अब मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि बहुत सी विद्याएं लुप्त हो गई, भारत की बहुत सी विद्याएं लुप्त हो गई। यह दृष्टि जरूर लुप्त हुई है, लोक को देखने की वो दृष्टि। हालांकि पंडित जी के साहित्य में बहुत विस्तार से है, लेकिन मैं यहां संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। विश्व के अध्येताओं के सामने फोकलोर शब्द 18वीं शताब्दी में आया था, जबकि भारत में लोक शब्द की परंपरा बहुत पुरानी है। समस्त ज्ञान विज्ञान को 2 धाराओं में नियोजित किया गया था। ज्ञान के समस्त वैभव को 2 धाराएं, लोके वेदे च, लोक और वेद, शास्त्र परंपरा और लोक परंपरा। शास्त्र लिखित अक्षर की परंपरा, ग्रंथों की परंपरा, दूसरी वाचिक परंपरा। ध्यान देने की बात है कि शास्त्र परंपरा ने लोक परंपरा को वरीयता दी। जब महर्षि पतंजलि ने लोकतः प्रमाणम लोक विज्ञाना च सिद्धम सूत्र दिया था, कौटिल्य ने कहा था अपने अर्थशास्त्र में, लोकज्ञता सर्वज्ञता शास्त्रज्ञोप्य लोकज्ञो भवेन मूर्ख तुल्य। कौटिल्य ने कहा था कि शास्त्र को जानता है
लेकिन लोक को नहीं जानता, वह मूर्ख के समान ही है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लोक धर्मिता का प्रतिपादन किया था। गीता में श्री कृष्ण ने लोक संग्रह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर तुम रसी। व्यष्टि हित और समष्टि हित के संबंध में गीता का वाक्य है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः। न तो लोक ही उससे उद्विग्न या दुखी हो और न स्वयं ही लोक से वो उद्विग्न होता है। यह लोक का ऐश्वर्य ही तो है। हजारों साल पहले देश की लोक मेधा ने इस लोक को विराट पुरुष के रूप में प्रणाम किया था। विराट पुरुष जो सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र पाद है, सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र बाहु है, उसमें कोटि युगों का अंतर्भाव है। लोक वार्ता में भी कोटि युगों का अंतर्भाव है। विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ण, वर्ग, धर्म, उसके हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, पेट इत्यादि हैं। वे सभी अंग अविच्छिन्न हैं और एक दूसरे के लिए मिले हुए, एक दूसरे के लिए हैं, परस्पर पूरक हैं। वे अलग अलग नहीं हैं, वे सबके लिए सब हैं। इस सब के बीच जो नाम रूप का भेद, जो सीमा, जो असमानता है, वो तात्विक नहीं है। वासु शरण अग्रवाल जी ने कहा कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, जिसमें समस्त समुदायों का अंतर्भाव है। शत सहस्त्र मानव जातियां जो आज धरती पर हैं, वे भी, और जो आज नाम शेष ही हैं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, यानी कितनी कितनी जातियां थी, वे सब लोक में समा गई। लोक केवल वर्तमान नहीं है, वह सुदूर अतीत से भविष्य तक की निरंतरता है। लोक समुद्र की तरह है, अंतरधाराएं टकरा रही हैं, लहरें टकरा रही हैं। टकराने की प्रक्रिया के साथ ही एक और प्रक्रिया चल रही है कि वे लहरें टकराती हैं और टकराकर उसी समुद्र की अथाह गहराई में समा जाती है। समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरों का द्वंद्व होता है, समायोजन भी होता है। एक लहर दूसरी लहर से टकराती है और एक लहर दूसरी लहर में समा जाती है। लोक जीवन और लोक मन में भी इसी प्रकार का द्वंद्व, समायोजन निरंतर चलता रहता है। हवा और चंद्रमा के संस्पर्श से हलचल होती है। समुद्र के उद्वेलन की प्रक्रिया में ज्वार भाटे भी उठते हैं। समुद्र के भीतर भूकंप भी आते हैं, भूस्खलन भी होते हैं, जिनकी वजह से सुनामी जैसी लहरें और तूफान भी आती हैं, जो विनाशकारी रूप धारण कर देते हैं। युगों युगों में इसी प्रकार से युद्ध और क्रांतियां हुई। समुद्र की एक सतह पर एक प्रकार के जलचर रहते हैं और दूसरी सतह पर दूसरे प्रकार के जल जंतु रहते हैं। समुद्र में जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां विचरण करती हैं, लाखों तरह की वनस्पतियां हैं। समुद्र में हजारों सुरंगें हैं। ठीक इसी प्रकार से भिन्न भिन्न सतहों पर सीपी, शंख, रत्न, जिनके कारण से समुद्र का नाम रत्नाकर है, उसी प्रकार लोकमानस समुद्र है, उसमें भी विभिन्न सतह हैं, विभिन्न आवाजें हैं। मनुष्य की उस सत्ता का नाम लोक है जहां जाति पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर, शासक शासक, स्त्री पुरुष, धर्म संप्रदाय तथा क्षेत्रीयता के सभी बंधन खुल जाते हैं। मालिक, नौकर, बड़ा छोटा, वकील, व्यापारी, प्रोफेसर, उद्योगपति, नेता, आय बाह्य उपाधियां हैं, छिलका है। इनके भीतर जो मनुष्य है वह लोक है। आनंद कुमार स्वामी जी का अभी उल्लेख किया, उन्होंने कहा द मैन, आदमी के भीतर का आदमी, जो आदमी आदमी के भीतर विराजमान है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जब परिधान वो है जो सामान्य है। जैसे जल सामान्य है, दूध विशेष में भी सामान्य मौजूद है। अब मैं थोड़ा सा वो जो एक प्रश्न था कि उसके लोक वार्ता के संजोने संवारने के लिए, तो वो दो तीन बातें मैं उसके संबंध में आपसे निवेदन करूंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक लालित्य तत्व में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मानव शास्त्रियों ने जब से संसार के विभिन्न मानव समुदायों के जीवन का अध्ययन प्रारंभ किया, तब से मनुष्य जीवन के इतने महत्वपूर्ण सत्य और तथ्य सामने आने लगे कि मानविकी के विभिन्न अनुशासनों की अध्ययन दृष्टि में युगांतरकारी परिवर्तन हुआ। यह बात भाषा चिंतन पर भी लागू होती है, भाषा चिंतन भी बदला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मानव चित्त की व्यापकता के रहस्य भेद को लेकर चिंतन किया गया। आदिम जातियों की जीवन शैली और विश्व
दृष्टि को विविधता देखने के बाद जीव विज्ञान, नीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि पर नए विचार सामने आए। सर फ्रेजर की गोल्डन ब्रो, एडवर्ड वेस्टर मार्क की ह्यूमन मैरिज रिचुअल एंड बिलीफ इन मोरक्को तथा द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल आइडियल्स ने परंपरा का नया स्वरूप और नया अर्थ प्रमाणित। लोक वार्ता ने अभिजात साहित्य को उसके यथार्थ परिवेश में देखने की दृष्टि प्रदान की और अध्ययन के नए नए अनुशासन उभर करके आए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने रेखांकित किया कि धरती के किसी भी अंचल के लोकगीत में मानव हृदय का एक जैसा स्पंदन सुनाई देता है। विश्व के लोक वार्ता शास्त्रियों ने लोक कहानियों की अभिप्राय अनुक्रमण का मोटिव इंडेक्स बनाई है। इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि जेम्स फ्रेजर ने गोल्डन बाउ में पंचकील की कहानी के एक मोटिव की चर्चा की, जिसके प्राण ताड़ वृक्षों में सुरक्षित पिंजड़े में बंद तोते में थे। अब इस मोटिव को उन्होंने बंगाल की कहानी में भी पाया, यूनान की कहानी में भी पाया, रोम, रूस, जर्मनी, नॉर्वे, आयरिश, मिस्र, सुमात्रा सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आदरणीय चतुर्वेदी जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी जी जी, अब आ गए। आवाज सर आपकी नहीं आ पा रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। अच्छा अच्छा। मनोविज्ञान के अध्येता जुंग ने लोक कहानियों का अध्ययन करके सामूहिक अवचेतन के 12 आद्य बिंबों आर्कटाइप की खोज की थी। फ्राइड ने ग्रीक पुराण गाथाओं के आधार पर ईडिपस मनोग्रंथि की खोज की थी। मानव शास्त्रियों ने लोक गाथाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य का मन बीते युगों का एपिटोम, बीते युग उसके मन में समाये हुए हैं। लोक वार्ता शास्त्रियों ने लोक कहानियों में रति, सेक्स, रक्षा, संग्रह, भूख, जिज्ञासा, आलस, प्रभुता, गौरव, होड़, शिक्षा नाम की 10 मूल प्रवृत्तियों की खोज की। यह मनुष्य जीवन के प्रेरक है। लोक वार्ता शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष दिया कि लोकमानस की गति अलौकिक की ओर होती है। वह किसी महत्व की बात को चमत्कार गढ़कर सुरक्षित करता है। आज समस्त संसार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में लोक जीवन का अध्ययन हो रहा है। विश्व में लोक वार्ता के प्रति उत्कट उत्साह, रुचि और जिज्ञासा है। मैं कुछ केंद्रों के नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। आज समस्त संसार में अनुशासनों के नाम लोक जीवन के अध्ययन के विभाग, डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। जैसे जर्मनी में वोक्सकुंडे कहते हैं, जर्मनी में लोक वार्ता के इंस्टीट्यूट है, ड्यूस एंड लोक वार्ता के अध्ययन संस्था है। वहां लोक वार्ता के दृष्टिकोण पर काम हो रहा है। ऑस्ट्रिया में कुंडे ही नाम है। कनाडा में यूनिवर्सिटी सिडनी में भी डिपार्टमेंट ऑफ फोकलोर है। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया तथा इंडियाना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फोक लाइफ नाम से स्वायत्त विभाग है। कैलिफोर्निया में फोकलोर एंड माइथोलॉजी नाम से विभाग है। लंदन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज तथा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल लाइफ के अंतर्गत लोक वार्ता का अध्ययन होता है। रूस में भी एथनोग्राफी के विभाग में लोक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इजराइल में फोक टेल आर्काइव्स है। जापान से तो एशियन फोकलोर नाम से एक शोध पत्र प्रकाशित होता है। चीन में लोक वार्ता की कई संस्थाएं हैं। आयरलैंड डबलिन में आयरिश फोकलोर की संस्था है, डिपार्टमेंट है।
फिनलैंड में कल्चरल स्टडीज नाम से विभाग है, यहाँ लोर्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ फोकलोर है, वहाँ लोरी होंको वहाँ बहुत बड़े जाने माने लोक वार्ताविद हैं। अर्मीनिया में एथनोग्राफी के अंतर्गत लोक वार्ता अध्ययन होता है। हंगरी में भी एथनोग्राफिकल इंस्टीट्यूट है। अब ये जो विद्वान हैं लोक वार्ता के, जो विश्व के हैं, वो भारत की लोक वार्ता का अध्ययन करने आए। उनमें से कुछ के नाम हैं। विश्व के लोक वार्ताविदों ने भारत के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण किए हैं। फिनलैंड के जाने माने लोक विज्ञानविद प्रोफेसर लोरी होंको ने दक्षिण भारत की श्री एपिक के विभिन्न पाठों को एकत्र किया है। अमेरिका के सिरेसस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुसन एस वाडले ने ब्रज के ढोला के पाठ भेदों को संपादित किया है। कैलिफोर्निया के प्रोफेसर पीटर जे क्लास ने तुलु की लोक गाथा पर काम किया है। प्रोफेसर एन गोर्जिन्स गोल्ड ने राजा नल को अपने अनुसंधान का विषय बनाया है। जायस वर्कलर ने पंडवानी पर शोध कार्य किया है। इंग्लैंड के जॉन ब्राकिंगटन ने तथा मैरी बाकिंगटन ने अनुसंधान का विषय बनाया है रामायण से जुड़ी लोक गायन। इजराइल की हेडा जैसन ने लोक गाथा परंपरा पर काम किया है। चीन के वांग चियान का कार्य सिंह टोटम पर है। ये उदाहरण है। और जो मेरे सामने जो प्रश्न आया था कि इस असीम वैभव को संजोने संवारने की संभावना का प्रश्न जो रखा है, उसके सामने मैंने विचार किया है, आपके सामने प्रस्तुत रखा है। जर्मनी में प्रोफेसर रहे डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडेय, उन्होंने लिखा था कि लोक विज्ञान या लोक विद्या का सम्यक अध्ययन तभी हो सकता है जब इसे विश्वविद्यालयों में स्वायत्त अनुशासन का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि अंतः अनुशासनिक सहयोग के बिना भी लोक विज्ञान का समुचित अध्ययन नहीं हो सकता। डॉक्टर सत्येंद्र ने भी लिखा था कि लोक वार्ता के वैज्ञानिक अध्ययन के जितने भी प्रयास हुए उनसे उसका वैज्ञानिक पक्ष स्पष्ट हुआ है। रूप तत्व और संरचना की गहन स्तरीय विज्ञान ने उनके सामाजिक विज्ञान होने में कोई संदेह नहीं रहने दिया है। किंतु भारत में जिस प्रकार भाषा विज्ञान परिषद ने निरंतर प्रयत्न करके भाषा विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में मान्यता दिलाई थी, वैसी किसी संस्था के अभाव में लोक वार्ता विज्ञान को हमारे यहाँ मान्यता नहीं मिल सकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी की सेवा में प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बार नमस्कार। पंडित जी की स्मृति को बारंबार प्रणाम। अभी आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी ने लोक के जितने विविध रूप हो सकते हैं, उसकी व्याप्ति में, उसकी विपुलता में, उसकी गहराई में जा करके उसके मूल वृत्त को तलाशते हुए उसके वैभव पर जिस ढंग से प्रकाश डाला, निसंदेह सभी लोगों के लिए यह प्रेरणास्पद है, नए ढंग से सोचने के लिए हमें विवश करता है। मैं इस व्याख्यान के लिए जो लोग